नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है। इस वीडियो में जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में। एक्चुअली ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, मतलब सिलेबस में तो है बट इसमें सिलेबस में स्पेशली इसको मेंशन नहीं किया गया था। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो जो आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है इससे पहले, तो उसमें ये कई बार पूछे गए हैं कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करिए, विस्तृत व्याख्या करिए। तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो दे रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर जो है लिख के आ जाए। तो इससे पहले के जो भी टॉपिक हैं इसका, ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का या फिर जो बाकी 3 पेपर हैं उनका, तो सभी का अलग अलग टॉपिक का वीडियो अपलोड है हमारे प्लेलिस्ट पे, चैनल के प्लेलिस्ट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में उनका पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का पीडीएफ है, बाइलिंगुअल है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ हिंदी में है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज़ के लिए पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे चैनल से अपने बीएड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम मीनिंग और डिफिनेशन वगैरह देखेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन के, देन फिर आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए मीनिंग क्या है। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट की जो अध्ययन है यह केवल मतलब एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है बल्कि यह स्वयं जीवन का अध्ययन है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को आकार देती है और पर्यावरण शिक्षा को। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इन्वायरमेंट की बात इसलिए नहीं हो रही है कि इसको मतलब जस्ट ऐसे फॉर्मली पढ़ना है, नहीं, ये हर एक इंसान को जानना चाहिए पर्यावरण का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, तभी तो आप पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। अगर आप जो आपके इन्वायरमेंट है उसकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता है, उसका मूल्य नहीं पता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो फिर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर समस्याएं खड़ी होंगी, सबके लिए होंगी, हमारे लिए होंगी, आने वाली जनरेशन के लिए होंगी, सभी के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। तो इसलिए इनके बारे में समझना, इनको वैल्यू देना, ये हमारा परम कर्तव्य है और जिससे हम पर्यावरण संरक्षण कर सकें। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी मीनिंग और डिफिनीशन क्या है। जो पर्यावरण एजुकेशन है, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा है, इसकी मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए पर्यावरण जो वर्ड है ना, ये आपका फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से निकला है और इसका मतलब होता है टू इनसर्कल या टू सराउंड, मतलब घेरा या फिर चारों तरफ से घिरा हुआ। तो इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट का। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में आप इसको देख रहे हैं कि ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, परि और आवरण, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, पर्यावरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब कि चारों ओर से ढका हुआ। तो चारों ओर से ढका हुआ जो है वही आपका क्या है, पर्यावरण है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पी गिसबर्ट के अनुसार इन्वायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट, मतलब पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को क्या करता है, तुरंत घिरे हुए है या घेर लेता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जैसे हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। अगर हवा नहीं चलती है या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, हवा नहीं मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हम पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। अकॉर्डिंग टू ईजे रोस के अनुसार इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, मतलब इनका कहना है कि पर्यावरण क्या है, वो एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इनका क्या कहना है, वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में वे सभी बाहरी तत्व शामिल हैं जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद से व्यक्ति को प्रभावित किया है। मतलब कि इंसान जब धरती पे आता है और उसका जीवन प्रारंभ होता है तब से लेके अंतिम सांस तक पर्यावरण के जो तत्व है, जो एलिमेंट हैं, वो क्या करते हैं, जीवन को प्रभावित करते रहते हैं।
अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि अवधारणा क्या है पर्यावरण की। तो पर्यावरण की आधुनिक अवधारणा पूरी तरह से समग्र और गतिशील है। यह केवल पेड़ पौधों और हवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, पदार्थ और उनके पारस्परिक संबंधों की एकीकृत प्रणाली है। मतलब इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जो भी एनर्जी है, मैटर है ना, इनके बीच क्या रिलेशन है, और मतलब सारा जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सब क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है पर्यावरण का, कि पर्यावरण में जो भी सारी चीज़ें हैं, है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे या हवा या पानी नहीं, इसमें क्या है कि जितने भी, मतलब चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मटेरियल हो, है ना, सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं, और जुड़ के क्या करते हैं, पूरी प्रणाली को चलाते हैं। अगर हम इसके कॉन्सेप्चुअल पिलर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ पिलर्स देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअल पिलर्स की बात करें तो इसमें आपका एक है कि परस्पर निर्भरता। कोई भी जीव अकेले या अलगाव में जीवित नहीं रह सकता। मतलब इनका यही है कि इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक जीव एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है, जिससे चाहे वो एनर्जी के लिए, चाहे जिसके लिए, मतलब हर एक प्राणी जो भी इस पृथ्वी पर है, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। यही बात कर रहे हैं कि परस्पर निर्भरता की। गतिशील प्रणाली, हमारा पर्यावरण प्राकृतिक शक्तियों जैसे भूकंप और अपक्षय और मानव जनित गतिविधियों के कारण निरंतर क्या रहता है, बदलता रहता है। पर्यावरण एक जैसा नहीं रहता, हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या मैनमेड कारण हो। जीवन का आधार, तो पर्यावरण क्या है, जीवन का आधार है, क्योंकि यह जीवन सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो हमें स्रोत में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, मतलब कि हवा देता है, जल देता है ना, ये सारी चीज़ें देता है, जिससे हमारा जीवन क्या है, सुचारू रूप से चलता रहता है। आगे हम बात करेंगे कि इसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं। तो आपको पता है कि पर्यावरण के जो मतलब पर्यावरण जो होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैनमेड। तो नेचुरल पर्यावरण जो होता है या मैनमेड जो होता है, इसके दो घटक होते हैं। पहला क्या है, पहला है, एक है आपका अबायोटिक, ठीक है, अबायोटिक, और दूसरा है आपका बायोटिक, ठीक है, बायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक, इसका मतलब है कि अजैविक, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जान ना हो, और बायोटिक मतलब जिसमें जान हो, ठीक है, इसको हम जैविक कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। और यहाँ पे क्या है कि पहला है आपका, जैसा कि हमने बताया, पर्यावरण दो प्रकार का, एक क्या है, नेचुरल, और दूसरा मैनमेड। तो नेचुरल जो पर्यावरण है, इसके जो घटक हैं वो दो टाइप के हैं, जिसमें एक है आपका अबायोटिक और दूसरा है आपका बायोटिक। तो अबायोटिक के बारे में देखिए, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है, निर्जीव तत्व होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होता है आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल मतलब जो जहाँ पे हम रहते हैं, इट इंक्लूड्स लैंड, सॉइल, माउंटेन, रॉक्स, चट्टानें, जहाँ पर हम रहते हैं और खेती करते हैं, वो सब क्या है, वो आपका पर्यावरण, मतलब जो है पर्यावरण में ही आने वाला जो है घटक है। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, मतलब जैसे महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, जो पृथ्वी के जल चक्र को चलाते हैं, ये आपका क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। एटमॉस्फेयर भी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, और इसमें आपका दिस इज द गैसियस एनवलप सराउंड अर्थ, मतलब पृथ्वी को घेरने वाला गैसीय आवरण होता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दुर्लभ गैसें पाई जाती हैं। दूसरा जो घटक है वो जैविक घटक है, और जैविक घटक को हम बायोटिक कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है कि वे मतलब दीज आर द मतलब लिविंग थिंग्स ना। इसमें क्या होता है कि सजीव प्राणी रहते हैं, तो सजीव प्राणी जो पर्यावरण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे हम कि इसके जो घटक हैं वो एक है आपका मतलब घटक तो ये है। अब इसमें तीन चीज़ें हम देखते हैं कि एक आता है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डीकंज्यूमर, ठीक है, डीकम्पोजर जिसको कहते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, ये उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक अपघटक होता है। तो उत्पादक क्या करता है कि ये मतलब हम उनको प्रोड्यूसर उनको कहते हैं पर्यावरण में जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब होता है कि इनको अपना भोजन बना बनाया मिल जाए कहीं से, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। जैसे कि मान लीजिए कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और कोई जानवर है, सपोज दैट मान लीजिए जैसे गाय है, भैंस है, या जो भी मतलब जो शाकाहारी हैं वो क्या करते हैं, उन पेड़ों को खाते हैं।
और अगर उन पेड़ों को खाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। और वो जो मतलब चाहे वो कोई भी हो, हिरन हो, गाय हो, जो शाकाहारी पशु हैं, है ना, उनको शेर वगैरह खाते हैं तो शेर क्या हो गए, मांसाहारी, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, और तीसरा क्या है, डीकम्पोजर। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, साइकिल का है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका ट्री है, ठीक है, और ये अपना खाना खुद बना रहा है। अब इस पर कौन डिपेंड है, इस पर डिपेंड है सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई भी एक तिलचट्टा ले लीजिए या कुछ भी इस तरह का, और ये जो है ग्रॉस हॉपर ले लीजिए जो कि इनकी पत्तियों को खाता है, ठीक है। ग्रॉस हॉपर इनकी पत्तियों को खाता है, और ग्रॉस हॉपर को कौन खाता है, मेढक खाता है, ठीक है। मेढक को कौन खाता है, तो सांप खाता है। इस तरह से मतलब एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे देखें कि इनकी पत्तियों को हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, जो शेर है, और शेर किसी कारणवश अगर मर गया तो वो क्या है, मिट्टी में मिलेगा और वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके क्या करेगा, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगा, और फिर से वो उसकी शक्ति किसको मिलेगी, पेड़ों को मिलेगी। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है, यही क्या है आपका डिकम्पोजर। तो बायोटिक में हमने देखा जो सजीव प्रणाली जो मतलब प्राणी है ना, वो किस तरह से इसके इकोसिस्टम में भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला दूसरा जो है वो हमने बात करी थी मैन मेड पर्यावरण की, मतलब मैन मेड इन्वायरमेंट की। तो मैन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, है ना, तो रोड्स बनाते हैं, कल्चर जो प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, जो हमारी संस्कृति वगैरह डेवलप करते हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह, तो ये सारी ये तो मतलब प्रकृति ने नहीं बनाया ना, ये इंसानों ने बनाया है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम अपने उपयोग के लिए जो भी चीज़ें डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड इन्वायरमेंट, और जो प्रकृति द्वारा स्वयं दी हुई चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कितने पहलू हैं, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारे पर्यावरण के 7 अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं, कितने हैं, 7, ठीक है। अब ये जो 7 पहलू हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, और इन एस्पेक्ट्स के अंदर हम 3 सब हेडिंग्स को देखेंगे, जिसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करेंगे, और रोल इन इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना एस्पेक्ट्स के बारे में, जो इनके पहलू हैं, पर्यावरण के पहलू। और इसमें हम पहला जो पहलू देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या है आपका, फिजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब भौतिक पहलू, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है, देन फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देख सकते हैं आप कि द फिजिकल एस्पेक्ट्स रिफर्स टू द नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक वर्ल्ड दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर लाइफ। मतलब भौतिक पहलू से तात्पर्य उस निर्जीव या अकार्बनिक जगत से है जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या है आपका भौतिक पहलू है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है और एटमॉस्फेयर आता है। यह पूरी तरह से थर्मोडायनेमिक्स और जैव रसायन विज्ञान मतलब बायोकेमिस्ट्री के भौतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। यह वैश्विक जलवायु क्षेत्रों, वर्षा प्रारूप और ऋतुओं या मौसम चक्र को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं के बाद हम देखते हैं कि इसका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक पहलुओं का। तो ये किस तरह से इंसान के मतलब जीवन को प्रभावित करता है, इसको देखते हैं। यह हमारे पहनावे, खान पान की आदतों, घरों की वास्तुकला और यहाँ तक कि त्वचा के रंग को भी निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पहनावा भूमध्य रेगिस्तानों में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। आप देखते हैं कि अभी आप चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, है ना, आप चले जाएं लद्दाख चले जाएं, ठीक है, कश्मीर में चले जाएं, तो वहाँ के लोगों का पहनावा आप देखते होंगे वो हमेशा क्या करते हैं, मतलब पूरे सर से लेके पाँव तक ढके रहते हैं और ऊनी कपड़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जबकि रेगिस्तान या गर्म इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आप देखेंगे कि हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि ज़्यादा उनको गर्मी ना लगे। तो ये क्या है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह कृषि के तरीकों और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं को भी तय करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन में क्या भूमिका है, भौतिक पहलू की, फिजिकल एस्पेक्ट्स की क्या भूमिका है, किसमें, इन्वायरमेंटल बैलेंस में। तो आप देख सकते हैं कि यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है।
विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र इस ग्रह के रासायनिक संतुलन को नियंत्रित या निरंतर बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे अब हम इसका भी कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख सकते हैं कि क्या है इसकी हालांकि नहीं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ हमने हिंदी में बताया, उसी चीज़ को इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो इसको देख लेंगे, उनके लिए हमने अलग से दे दिया। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ना, जैविक पहलू। अभी पहले हमने क्या किस पर बात करी, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो जैविक पहलू क्या है इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जैविक पहलू क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मानव जीवन पे प्रभाव और रोल इन इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ये 3 चीज़ें हमको देखनी है। यह जैव मंडल का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी जीवित वनस्पतियाँ और जीव जंतु शामिल होते हैं। किसमें, मतलब ये जो जहाँ पे हम अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये क्या होता है, यह बायोस्फीयर जोन होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी वनस्पतियाँ, जीव जंतु सब क्या है, शामिल हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, यह जन्म, वृद्धि, प्रजनन और क्षय या मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ के जीव आपस में मिलकर जटिल जाल बनाते हैं जिन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, फूड चेन और खाद्य जाल कहा जाता है। यह तापमान और नमी या आर्द्रता मतलब मॉइस्चर के परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव हम देख लेते हैं कि मानव जीवन पे क्या पड़ता है। यह मनुष्यों को भोजन, औषधि, लकड़ी, वस्त्र प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव मानव पाचन तंत्र के लिए क्या होते हैं, ये अत्यंत, एक मिनट, सूक्ष्म जीव मानव पाचन तंत्र के लिए अनिवार्य है, जबकि दूसरी और रोगजनक रोगाणु जो होते हैं जो विभिन्न बीमारियों के कारण बनते हैं। मतलब ये जो आपका जैविक घटक है इसमें क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ मतलब हर वो मतलब जिसमें जीव है वो सारे चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें इंसानों के लिए भी है, मतलब मनुष्यों के लिए सब कुछ है, भोजन है, औषधि है, लकड़ी है ना, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हर वो चीज़ें हैं। दूसरा, इसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों को क्या करते हैं, उनको मतलब विभिन्न बीमारियां भी फैलाते हैं। वो सभी इस तरह से जो आपका जैविक घटक है वो इंसानों को प्रभावित करता है। अब बात करेंगे इसका पर्यावरणीय संतुलन में क्या काम है या पर्यावरणीय संतुलन कैसे बनाता है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। अब घटक जो होते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को वापस भौतिक मिट्टी के मतलब रिसाइकल कर देते हैं, जिससे जीवन चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा देखा। अब आगे हम लोग तीसरा जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे कि थर्ड एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स है, सामाजिक पहलू। तो सामाजिक पहलू क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस पहलू के अंतर्गत मनुष्यों द्वारा निर्मित सामाजिक समूह, संस्थाएं, पारिवारिक संरचनाएं और पारस्परिक संबंध शामिल होते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, यह पूरी तरह से मानव निर्मित और कृत्रिम है, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह सामाजिक नियमों, मानदंडों, विभिन्न संस्थाओं और सामुदायिक अंतःक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक रूप से भिन्न होता है। देखिए क्या होता है ना कि जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल एस्पेक्ट्स की विशेषता ये है ना कि ये क्या है, ये मानव निर्मित होता है। मतलब भाई सामाजिक क्या है, जानवरों में तो नहीं होता ना सामाजिकता तो इंसानों में होता है। तो ये क्या होता है कि जो इंसानों द्वारा बनाए गए जो संस्थाएं हैं, जो पारिवारिक संरचनाएं हैं, है ना, जो पारस्परिक संबंध हैं एक दूसरे के, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो आपका सामाजिक पहलू है वो इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो इसका जो प्रभाव है इंसान पर वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, मनोविज्ञान, मानसिकता और व्यवहार संबंधी लक्षणों को आकार देता है। भाई देखिए, आपकी संस्कृति, आपका मतलब कल्चर क्या है या आपको क्या संस्कार दिए गए हैं, उसी से आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। ठीक है, इसमें आपकी मानसिकता क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका संस्कार कैसा है। ठीक है, यह व्यक्तियों को मानसिक या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सामाजिकरण के मार्ग और एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। पर्यावरण संतुलन में क्या भूमिका है, तो मजबूत और एकजुट समुदाय किसी बिखरे हुए या विभाजित समाज की तुलना में साझा संपत्ति, संसाधनों
का क्या कर सकता है, बेहतर उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर है कल्चरल एस्पेक्ट, सांस्कृतिक पहलू। ठीक है, तो सांस्कृतिक पहलू क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कृति के अंतर्गत वे परंपराएं, मूल्य, त्यौहार, भाषाएं, कला और विश्वास शामिल हैं जो पीढ़ियों से एक दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। तो सांस्कृतिक जो पहलू है उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए संगीत है, ठीक है, या जो भी कुछ ऐसे डांस वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जो गायन है, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, आप कह सकते हैं जो सांस्कृतिक जो गायन वगैरह होते हैं वो तो इसी तरह से ट्रांसफ़र होती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इनकी विशेषताएं क्या है, यह मानव पर्यावरण के वैचारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके अंतर्गत लोक कथाएँ, सामाजिक वर्जनाएँ और प्रकृति के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण शामिल होते हैं। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारी जीवन शैली, नैतिक दृष्टिकोण और उपभोक्ता व्यवहार को निर्धारित करता है। यह व्यक्ति के भीतर गर्व की भावना और अपनेपन का भाव भी जगाता है। इस तरह से इसके इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में भी हम देख सकते हैं कि कई संस्कृतियों में पर्यावरण क्या होता है के अनुकूल परंपराएं मौजूद है। उदाहरण के लिए भारत के पवित्र भारत में जो बहुत सारे क्या है उपवन है कि प्राचीन परंपरा और नदियों, पेड़ों वगैरह की क्या करते हैं हम लोग, पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे इसके आर्थिक पहलू के, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है वो क्या है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां शामिल हैं। इसकी विशेषता है कि यह पूरी तरह से भौतिकवादी लाभ से प्रेरित और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा विकास पर केंद्रित होता है। यह प्राकृतिक पूंजी जैसे इसमें जंगल, खनिज, जल इत्यादि वगैरह को वित्तीय संपत्ति या धन में परिवर्तित करता है। तो जो भी जैसे मान लीजिए कि कोयला है, ठीक है, अब कोयला क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसको बेच के सरकार क्या कर रही है, पैसे कमा रही है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी खनिज वगैरह हैं आज के डेट में, जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह हैं, मटेरियल वगैरह है, उनकी कितनी डिमांड है ना पूरे वर्ल्ड में। तो उससे क्या है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, पूंजी के रूप में चेंज कर ले रहे हैं। मानव जीवन पे क्या प्रभाव है इसका, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जो आर्थिक पहलू है वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका मानव जीवन पर प्रभाव, यह लोगों के जीवन के स्तर मतलब रोजगार की उपलब्धता और अत्याधुनिक तकनीक तक उनकी पहुंच को निर्धारित करता है। अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण समाज में एक अति उपभोक्तावादी जीवन शैली का जन्म हुआ। यहाँ लोग जरूरत से ज़्यादा संसाधनों को बर्बाद करते हैं, मतलब भाई जिनके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनका मतलब मिसयूज भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव है मानव जीवन पर। पर्यावरण संतुलन में भूमिका, अंधाधुंध और अनियंत्रित विकास प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 5 नंबर क्या है पहलू उसके बारे में। तो ये आई थिंक यही था 5 नंबर, हाँ इकोनॉमिक। अब आगे अगला है आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, राजनीतिक पहलू, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यह पहलू सरकारी नीतियों, पर्यावरणीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संघियों और राज्य के शासन तंत्र से मिलकर बना होता है। इसकी विशेषता होती है कि यह स्वभाव से पूरी तरह सत्ता उन्मुख और नियामक होता है, मतलब इसमें नियम वगैरह तय किए जाते हैं। यह स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। कौन, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो इसके बारे में भी देख सकते हैं कि यह विभिन्न पर्यावरणीय नियमों जैसे हरित कर मतलब जो ग्रीन टैक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी वगैरह के माध्यम से तय होता है। नागरिक पर्यावरण के संबंध में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये भी डिसाइड होता है, क्योंकि जो नियम कानून बने हैं उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पर्यावरण में ये इसका क्या संतुलन है, तो यह पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों का कड़ाई से पालन कराना, लालची कारपोरेट्स और उद्योगों द्वारा किए जाने वाले जो दोहन है उन पर क्या कर सकते हैं आप, उनके खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच या दीवार के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस तरह से लास्ट हम लोग देखने वाले हैं जो आपका मोरल एस्पेक्ट्स है। तो नैतिक पहलू क्या है, ये हमारा लास्ट है, और इसके बारे में जरा देखिए कि नैतिक पहलू क्या है। यह पहलू मानवीय मूल्यों, पर्यावरण नैतिकता और गैर मानवीय संस्थाओं तथा भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना से संबंधित है। इसकी विशेषता है कि यह पूरी तरह से दर्शन और मानव अंतरात्मा में निहित है। यह हमारे दृष्टिकोण को मानव केंद्रित से बदलकर जीवन केंद्रित या जैव केंद्रित बनाता है। यहाँ
केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? यह मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से अधिक संवेदनशील, आत्म अनुशासित और सम्मानजनक बनाता है। यह मानवीय लालच और के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण लगाता है। तो इस तरह से मतलब ये है कि जो मोरल एथिक्स है, ये जो पहलू है उसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें आप पर्यावरण के मानवीय मूल्यों को पहचानते हैं और उनका जो यूजेज है, जो मतलब उनका उपयोग है, उसको आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मतलब कि बर्बाद नहीं करते, चीज़ों को नष्ट नहीं करते, दोहन नहीं करते, उनका मतलब सम्मानजनक उपयोग करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा यहाँ पे जो इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उनके बारे में। तो आपको पता है कि आज के समय में पर्यावरण समस्या कितनी ज़्यादा हो गई है। जैसे कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के बीच यह संवेदनशील संतुलन पूरी तरह टूट चुका है। वर्तमान में हम जिन प्रमुख संकटों का सामना कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं। कैसे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जैव विविधता का ह्रास, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्योंकि वनों की जो कटाई वगैरह हो रही है और उनके जो मतलब जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों का क्या हो रही है, तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। प्रदूषण जो फैल रहा है, वायु, जल, मिट्टी, प्लास्टिक प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हैं, आज के समय की जो समस्याएं हैं इनको आप देख सकते हैं। इनका नोट्स हम दे देंगे आपको, PDF नोट्स, उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अब हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय कर सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में हम बात करेंगे कि इनका क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम इनको संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि सतत विकास को अपना सकते हैं। आप जानते हैं सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो दे चुके हैं, इसको कई बार बता चुके हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना चाहिए जिससे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता पूरा करने की क्षमता और संसाधनों के साथ कोई समझौता ना हो। मतलब कि हमें चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारी ज़रूरत तो पूरी हो, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो। 3R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 3R सिद्धांत मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका हम कम से कम यूज करें। जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उसको दोबारा प्रयास करें कि दोबारा से यूज करें, और जब यूज करने लायक ना हो तो हम उसको क्या कर दें, रिसाइकल कर दें। नवीकरण ऊर्जा की ओर स्थानांतरण, मतलब जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो आपका जैसे सोलर पावर है ना, ये सारी चीज़ों पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। बृहद स्तर पर वनीकरण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। बड़े लार्ज स्केल पे वृक्षारोपण वगैरह चला के हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। और सरकार द्वारा कठोर कानूनी प्रवर्तन, मतलब स्ट्रिक्ट लीगल इन्फोर्समेंट के तहत भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। मतलब अगर कड़े कानून बनाए जाए तो उससे क्या होगा कि लोग भारी जुर्माना के डर से या जेल जाने की डर से इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम बात करेंगे शिक्षा और पर्यावरण का संबंध, ठीक है। तो शिक्षा और पर्यावरण का क्या संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। तो सतत विकास को अपनाना, बात वही है, यहाँ पे सारी चीज़ें इसको हमें नहीं देखना है। आगे हम बात करेंगे कि अब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एजुकेशन ना, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया है। इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट है बस इम्पोर्टेंट 2 वेज, गलत हो गया है इसमें। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये आपका इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एजुकेशन, मतलब कि जो पर्यावरण है वो शिक्षा को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। द फिजिकल सेटअप ऑफ स्कूल, अब इसमें क्या है, ओपन एयर वर्सेज स्मार्ट क्लासरूम वगैरह। द सराउंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर डायनेमिक डिटरमाइन द करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। एजुकेशन मॉडिफाइज द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रॉयर टू एन इन्वायरमेंटल सर्वाइव। मतलब कि क्या करना है कि शिक्षा दे के हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को, मतलब जो इंसान है उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण को नष्ट ना करके पर्यावरण को संरक्षित करना सीख जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये आपका ऊपर वाला ये नहीं है, इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर इसके बारे में बता चुके हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ गलत हो गया है, इसको हटा दीजिएगा। नोट्स में हम ये नहीं देंगे आपको, नोट्स हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोल ऑफ टीचर इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो
एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है पर्यावरण जागरूकता के लिए, तो इसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो हम सीधे अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आप निष्कर्ष देख सकते हैं कि पर्यावरण एक अत्यंत सुंदर और जटिल ताना बाना है जो भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक धागों से मिलकर बुना हुआ है। इसमें से किसी भी एक पहलू में उत्पन्न असंतुलन पूरी प्रकृति में एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है जो अंततः हमारे संपूर्ण ग्रह को विनाश की ओर धकेल देता है। भावी राष्ट्र निर्माता और शिक्षक होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम युवा पीढ़ी को न केवल ज्ञान हस्तांतरित करें बल्कि उनके भीतर पर्यावरण का केंद्रित मूल्य भी डेवलप करें। इस तरह से हमें प्राचीन भारतीय दर्शन के इस स्वर्णिम महामंत्र को भी क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, मतलब कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा जो विश्व है, पूरा जो मतलब विश्व है वो क्या है, एक परिवार है, ये मानकर हमको काम करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। इसका नोट्स आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और अपना एग्ज़ाम आप अच्छे से लिख के आ जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।